Welcome to the channel Critical Think. Today our topic of discussion will be homeostasis in plant. Homeostasis may be defined as the maintenance of the internal conditions of the body at equilibrium despite changes in the external environment. Homeostasis क्या है कि maintenance यानी maintain करना है internal environment of the body at equilibrium यानी एक स्पेसिफिक कंडीशंस में एक स्पेसिफिक पॉइंट में इंटरनल बॉडी को मेंटेन करना है डिस्पाइट द चेंजेस। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चाहे कुछ भी चेंजेस हो रही हैं उसका फ़र्क इंटरनल बॉडी पे नहीं आना चाहिए। इंटरनल बॉडी मेंटेन रहनी चाहिए, चाहे वो टेम्परेचर है चाहे कुछ भी है, तो उसको हम बेसिकली होम्योस्टेसिस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल क्या है, द कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी रिमेन्स एट अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड डिस्पाइट द फ्लक्चुएशंस इन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। तो अभी हमने क्या बात कही थी कि इंटरनल कंडीशंस जो है ना वो मेंटेन रहनी चाहिए एक पॉइंट पे। तो इंटरनल कंडीशंस क्या है, जैसे कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री, वो मेंटेन रहना चाहिए, चाहे बाहर टेम्परेचर कोल्डर हो या हॉटर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? अगर टेम्परेचर इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर इस स्पेसिफिक पॉइंट से ऊपर या नीचे हुआ तो हमारे एंजाइम्स प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे, एंजाइम्स और दूसरे बॉडी फंक्शंस भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो जैसा कि आपने 37 से अबव होता है टेम्परेचर तो बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है। तो इसी तरीके से सिमिलरली द ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन्स अबाउट 1 ग्राम पर लीटर डिस्पाइट ईटिंग अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपका जो ग्लूकोज लेवल है 1 ग्राम पर लीटर रहेगा, चाहे आप ऐसी खुराक खाएं जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हों, ज़्यादा फैट्स हों, ज़्यादा प्रोटीन्स हों या ज़्यादा ग्लूकोज हो, जो भी हो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर और ग्लूकोज लेवल वो दोनों मेंटेन रहेंगे। और इसी तरह बॉडी के और भी जितनी इंटरनल कंडीशंस हैं वो सब मेंटेन रहेंगी डिस्पाइट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चाहे जो मर्जी चेंजेस हो जाएं, इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहेगा। तो इस सारे प्रोसेस को क्या कहेंगे? होम्योस्टेसिस। ब्लड सेल्स नीड द इंटरनल एनवायरनमेंट इन विच कंडीशंस डू नॉट चेंज मच। तो ब्लड सेल्स को ऐसा इंटरनल एनवायरनमेंट चाहिए होता है जिसमें कंडीशंस चेंज ना हो। अगर कंडीशंस चेंज होंगी तो उनका जो प्रॉपर फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। स्टेबल इंटरनल कंडीशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम्स। जैसे कि मैंने बात कही थी कि एंजाइम्स जो हमारे बॉडी के अंदर कैटालिटिक फंक्शंस परफॉर्म करवा रहे होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करवा रहे होते हैं, तो वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफाइड होते हैं टेम्परेचर और पीएच से। तो इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखना है और वो यही होम्योस्टेसिस का प्रोसेस ही है जो कि इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट में इक्विलिब्रियम यानी एक बैलेंस क्रिएट करता है। तो डिफरेंट तरीक़ों से मेंटेन होती हैं इंटरनल एनवायरनमेंट कंडीशंस, जिसमें ऑस्मो रेगुलेशन फर्स्ट है। इट इज़ मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन द बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है कि ये मेंटेन करता है अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन द बॉडी फ्लूइड, यानी आपकी बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड्स हैं उनके अंदर जो साल्ट्स हैं और फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन दोनों को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। वी नो दैट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन बॉडी फ्लूइड्स एंड इनसाइड द सेल कंट्रोल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो सेल या बॉडी के जो भी वाटर फ्लूइड या साल्ट कंसंट्रेशन है वो दो ही तरीक़ों से मेंटेन की जा सकती हैं, या द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन या द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, विच आर एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सेल। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन ऑलरेडी आप 9th में पढ़ भी चुके हैं। तो ऑस्मोसिस प्योर वाटर सोल्यूशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वहाँ से मूव करेंगे, और डिफ्यूजन का प्रोसेस सिंपल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन, थर्मो रेगुलेशन। हमने देख लिया कि फ्लूइड और साल्ट्स यानी सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन कैसे मेंटेन होती हैं। अब थर्मो रेगुलेशन यानी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहना चाहिए। और ये सिर्फ ह्यूमंस के अंदर नहीं आता, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब के थर्मो रेगुलेशन और जितने भी होम्योस्टेसिस का अमल है उन सब में होता है। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। तो इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के अमल को हम क्या कहेंगे? थर्मो रेगुलेशन। और वो कैसे होगा? द एंजाइम ऑफ बॉडी वर्क बेस्ट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर। यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो एंजाइम है बॉडी के
वो किस टेम्परेचर पे काम करेंगे, एक पार्टिकुलर एक ख़ास टेम्परेचर पे, या जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। इसी तरह ऑप्टिमम पीएच भी होती है। एनी चेंज इन बॉडी टेम्परेचर में अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। तो कोई भी टेम्परेचर में चेंज आएगी तो वो एंजाइम्स के फंक्शन को स्लो डाउन कर देगी, और जिसका इफेक्ट आपको बॉडी पे मिलता है इन रिस्पॉन्स ऑफ फीवर। तो ये डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, कन्वेक्शन रेडिएशन, एवोपरेशन रेडिएशन, कंडक्शन, जिससे बॉडी हीट लेती है और देन इसी प्रोसेस से हीट रिलीज भी करती है। इस तरह थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस बॉडी में मेंटेन रहता है। थर्ड वन, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन या एक्सक्रीशन इज आल्सो अ प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। यानी एक्सक्रीशन है क्या? इन दिस प्रोसेस द मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम। तो जितने भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट है, यानी वो वेस्ट जो कि ज़रूरत नहीं है, टॉक्सिक है फॉर द बॉडी, तो उसको एलिमिनेट करना फ्रॉम द बॉडी से इसको एलिमिनेट कर देना, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन का प्रोसेस। और ये भी इंटरनल इक्विलिब्रियम यानी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, अदरवाइज वो टॉक्सिक मटेरियल बॉडी के अंदर जमा होंगे, एक्युमुलेट होंगे और डिफरेंट डिसऑर्डर्स क्रिएट करेंगे। मेटाबॉलिक वेस्ट मींस एनी मटेरियल डेट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड डेट में हार्म द बॉडी। तो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? वो मटेरियल जो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, उनके दौरान एज अ बाई प्रोडक्ट या प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस होते हैं और वो हार्मफुल होते हैं फॉर द बॉडी। तो इसीलिए उनको एक्सक्रीट करना फ्रॉम द बॉडी बहुत ज़रूरी है। तो ये डिफरेंट तरीके से प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं और डिफरेंट तरीके से ह्यूमंस और दूसरे मैमल्स भी अपने एक्सक्रीटरी प्रोसेस के थ्रू जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको एक्सक्रीट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। तो plants respond to the environmental condition and keep their internal condition constant। प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं environmental conditions को, बाहर का जो भी environment होगा उनको रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन अपने internal conditions को उन्होंने क्या रखना है? constant। homeostasis they apply different mechanism for the homeostasis of the water and other केमिकल। तो डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या रखेंगे? मेंटेन करेंगे, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे। तो डिफरेंट केमिकल्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस मटेरियल एंड ईटीसी, ये सारे के सारे यूटिलाइज करते हुए, इन सब को यूटिलाइज करते हुए इनकी कंसंट्रेशंस को मेंटेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे, जो कि आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। यही वो सेम प्रोसेस है जो हो रहा होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज। इन द डे टाइम द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड हेंस इट इज नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, और वही यूटिलाइज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में। सो हेंस इट्स इज नॉट द वेस्ट प्रोडक्ट। तो डे टाइम पे ये कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता, बट एट द नाइट टाइम इट इज सरप्लस। अब कार्बन डाइऑक्साइड डे टाइम पे वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, डे टाइम में ऑक्सीजन बाहर एनवायरनमेंट को मिल रही होती है, लेकिन एट द नाइट टाइम इट इज सरप्लस बिकॉज देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है सनलाइट ना होने की वजह से। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस के अमल में यूज होनी थी, वो फिर क्या होगी? एनवायरनमेंट में रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। इट इज रिमूव फ्रॉम द टिश्यू सेल बाय द डिफ्यूजन इन सेल्स एंड यंग स्टेम्स। द कार्बन डाइऑक्साइड escapes out through the stomata। तो स्टोमेटा का हम ऑलरेडी फंक्शन पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प आउट करता है, किस तरीके से वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मूव इन एंड मूव आउट करता है। सो इन यंग रूट्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस थ्रू द जनरल रूट सरफेस स्पेशली थ्रू द रूट हेयर्स। तो जो यंग रूट्स होते हैं वो लेंटिसेल्स और डिफरेंट रूट हेयर्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस करवाते हैं। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस इन द मेसोफिल सेल ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन सिर्फ प्रोड्यूस होगी ड्यूरिंग द डे टाइम, यानी दिन के टाइम पे ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज होगी, जो कि एनवायरनमेंट के लिए फेवरेबल है। आफ्टर इट्स यूटिलाइजेशन इन द सेलुलर रेस्पिरेशन द लीफ सेल रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द स्टोमेटा। तो ये वो प्रोसेस है जो डे टाइम पे हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मूव इन एंड ऑक्सीजन move out। Removal of extra water। Second, removal of extra water। We know that plants obtain water from the soil and
इट इज आल्सो प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग द सेलुलर रिस्पायरेशन। हमें ये बात पता है कि प्लांट्स सॉइल और से मोस्टली वाटर ले रहे होते हैं और फिर उसको सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए यूज़ करते हैं। प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल्स फॉर टर्जिडिटी। तो टर्जिडिटी एक टर्म है क्योंकि प्लांट्स को डिफरेंट कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, हार्शनेस ऑफ एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है, तो इसीलिए वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करता है। एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो किसके थ्रू? ट्रांसपायरेशन का अमल होता है फ्रॉम द लीव्स, तो वो वहाँ से एवोपरेट करता है वाटर। तो जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो ट्रांसपायरेशन के अमल के थ्रू निकल जाएगा। एट नाइट टाइम ट्रांसपायरेशन यूजुअली डज नॉट अकर बिकॉज मोस्ट प्लांट्स हैव देयर स्टोमेटा क्लोज। तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी तभी ही चलेगा जब स्टोमेटा ओपन होंगे। स्टोमेटा कब ओपन होंगे? ड्यूरिंग द डे टाइम। तो नाइट टाइम पे मोस्टली स्टोमेटा क्लोज्ड होते हैं, तो इसीलिए ट्रांसपायरेशन का अमल भी रुक जाता है। तो इस तरीके से रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर होता है और इस तरीके से इंटरनल जो फ्लूइड की कंसंट्रेशन है प्लांट्स के अंदर मेंटेन होती है। इफ देयर इज अ हाई वाटर कंटेंट इन सॉइल, वाटर एंटर्स द रूट एंड इज एक्युमुलेटेड इन द जाइलम वेसल्स। अगर जो भी सॉइल है, ज़मीन है, उसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ से वाटर इंटर होगा और एक्युमुलेट हो जाएगा जाइलम वेसल्स के अंदर। यानी प्लांट्स के अंदर वेसल्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, तो उन वेसल्स के अंदर वो क्या हो जाएगा? एक्युमुलेट। सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस फोर्स दिस वाटर थ्रू द स्पेशल पोर्स प्रेजेंट एट द लीव्स टिप्स एड्स एंड फॉर्म ड्रॉप। अक्सर आपने इस तरह से लीव्स के ऊपर देखे होंगे ड्रॉप्स, तो वो बेसिकली एक्स्ट्रा वाटर होता है जो प्लांट रिलीज कर रहा होता है थ्रू इन एनवायरनमेंट। द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स आर एजेस ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड गुटेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गुटेशन। तो क्या प्रोसेस है? जिस प्रोसेस के अंदर लीव्स के ऊपर ड्रॉप्स आ जाते हैं, जो वाटर है वो एक्स्ट्रा वाटर रिमूव होगा और वो फिर ड्रॉप्स की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? गुटेशन। थर्ड वन इज रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी वाटर भी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन भी हो गई। अब अदर मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? प्लांट डिपोजिट्स मेनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडीज एज अ हार्मफुल इनसॉल्युबल मटेरियल्स। इनसॉल्युबल मींस के जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, तो ऐसे मटेरियल्स जो वाटर में इनसॉल्युबल हैं, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कि हमने एक्सक्रीशन की बात कही थी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनको बॉडी से निकलना लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्सलेट इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल इन द लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ द मेनी प्लांट इज इन टोमेटो। अब टोमेटो के प्लांट में क्या होता है कि जो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है वो लीव्स में और स्टेम्स में एक्युमुलेट करना स्टार्ट कर जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, और फिर वो क्या बना देता है? क्रिस्टल्स। इन ट्रीज विच शेड देयर लीव्स ईयरली the excretory products are removed from the body during the leaf fall। तो ऐसे दरख्त या ऐसे पौधे जो हर साल खिज़ां के मौसम में अपने लीव्स शेड करते हैं, जिनके लीव्स झड़ जाते हैं, अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी उसी के थ्रू रिलीज करते हैं फ्रॉम द बॉडी। अदर वेस्ट मटेरियल्स डेट आर रिमूव्ड बाय द प्लांट्स आर रेजिन्स बाय द कॉन्फिरियस ट्रीज, गम्स बाय द कीकर, लेटेक्स बाय द रबर प्लांट एंड म्यूसिलेज बाय द कार्निवोरस प्लांट्स एंड लेडी फिंगर। इस तरह से आपने देखा होगा चीड़ का दरख्त होता है और डिफरेंट दरख्तों से रबड़ और रेजन्स लाइक मटेरियल रिलीज हो रहा था, तो वो बेसिकली वो वेस्टफुल प्रोडक्ट है प्लांट के लिए जिसको वो बॉडी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहा होता है। इस तरीके से प्लांट्स जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट्स को मेंटेन करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो osmotic adjustment in plants on the basis of available amount of water and salts, plants are divided into the 3 groups। यानी वाटर की अवेलेबिलिटी और साल्ट्स की अवेलेबिलिटी पे हम उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या हैं? हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट विच लिव कंप्लीटली और पार्शियली सबमर्ज इन द फ्रेश वाटर। तो ये वो प्लांट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो कंप्लीटली या पार्शियली इस तरीके से पानी के अंदर सबमर्ज होंगे। सच प्लांट डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो कम्प्लीटली या पार्शियली सबमर्ज हैं तो उनको वाटर शॉर्टेज नहीं होनी। तो दे हैव डेवलप मैकेनिज्म फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर सेल्स। तो इनके पास सबसे ज़्यादा जो एक्स्ट्रा चीज़ होगी वो क्या होगी? पानी। तो पानी को ही निकालना है इन्होंने।
तो इनका जो ज़्यादातर रिमूवल मैकेनिज्म होगा वो किस पे चलेगा, एक्स्ट्रा वाटर पे, एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज करना है। द हाइड्रोफाइट्स हैव ब्रॉड लीव्स विद द लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन देयर अपर सरफेस। तो इसी वजह से इनके जो लीव्स हैं वो बड़े होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टोमेटा उसके ऊपर हों और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर करवाया जा सके। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प देम टू रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये जो प्रोसेस होता है ये पौधे को इस काबिल बनाता है कि वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर प्लांट से रिलीज करवा सके। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट इज वाटर लिली। वाटर लिली इज द बेस्ट एग्जाम्पल of hydrophyte. Next one is xerophytes. Xerophytes live in dry environment. वो dry environments में रहते हैं, like सहरा में. They possess thick waxy cuticle over their epidermis to reduce the water loss from internal tissues. क्योंकि ये सहरा में रहते हैं, ऐसे environment में जहाँ पे water की कमी होती है, तो सबसे पहले जो इन्होंने अडॉप्टेशन करनी है वो क्या है कि लीव्स इनके नहीं होंगे, और होंगे भी तो इनकी जो बॉडी है उनमें वैक्सी क्यूटिकल होगी जो ओवरले करेगी एपिडर्मिस को, और उससे होगा क्या, ताकि वाटर लॉस को, पानी को कम से कम एनवायरनमेंट में रिलीज किया जाए, क्योंकि बॉडी को खुद ज़रूरत है, प्लांट को खुद ज़रूरत है, ऑलरेडी वो ड्राई एनवायरनमेंट में। दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो इनके पास स्टोमेटा भी लेस नंबर में होंगे ताकि ट्रांसपायरेशन के अमल को कम किया जा सके। सच प्लांट हैव डेवलप रूट्स टू एब्जॉर्ब द मैक्सिमम वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो ऐसे पौधों की जो रूट्स होती है वो बहुत ज़्यादा डीप होती है ताकि वो नीचे ज़मीन के नीचे से पानी को एब्जॉर्ब कर सके। सम xerophytes have special parenchyma cells in the stems or the roots in which they store large quantities of water। तो xerophytes के पास एक स्पेशलिटी क्या है कि इनके पास स्टेम्स और रूट्स के अंदर parenchyma cells होते हैं जो कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ताकि जब डिफरेंट हार्श कंडीशंस आए प्लांट के ऊपर तो वो उस वाटर को यूटिलाइज करे फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट। दिस मेक्स देयर स्टेम्स और रूट्स वेट एंड जूसी। तो इसी वजह से इनकी जो स्टेम्स और रूट्स हैं वो जूसी होती हैं, कॉल्ड सक्लेंट ऑर्गन्स। कैक्टाई सिंगुलर कैक्टस आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ सच प्लांट। तो कैक्टस इज द best example for the xerophyte. Third one is halophyte. Halophyte live in sea water and are adapted to the salty environment. Basically halophytes को हम समुद्री पौधे भी कहते हैं, और ये समंदर में चूँकि साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो फिर ये ऐसे एनवायरनमेंट में रहने के लिए अडॉप्टेशन करते हैं। साल्ट एंटर इन द बॉडी ऑफ सच प्लांट ड्यू टू देयर हायर कंसंट्रेशन इन सी वाटर। तो जब सी में साल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ऑफ कोर्स वो प्लांट बॉडी के अंदर भी साल्ट्स जाएंगे। तो ऑन द अदर हैंड वाटर टेंड्स टू मूव आउट ऑफ देयर सेल इनटू द हाइपरटोनिक सी वाटर। तो प्लांट्स की कोशिश क्या होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा साल्ट्स को बॉडी से रिमूव करें ताकि सेल जो प्लांट का इंटरनल एनवायरनमेंट है, सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है, वो डिस्टर्ब ना हो। When salt enter into the cell, plants carry out the active transport to move out and hold large amount of salts in vacuoles। तो जब कभी साल्ट सेल्स के अंदर इंटर होते हैं तो प्लांट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, पैसिव ट्रांसपोर्ट तो हो नहीं सकती, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या करते हैं, उन साल्ट्स को मूव आउट करते हैं फ्रॉम द सेल्स, और उनको क्या करते हैं फिर वैक्यूल्स में स्टोर करते हैं या फिर बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। साल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव आउट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल्स, सो द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन इवन मोर हाइपरटोनिक देन द सी वाटर। तो अगर वैक्यूल के अंदर वो स्टोर रहेगा, वो साल्ट जो कि हमने बॉडी के अंदर से निकाल के वैक्यूल के अंदर स्टोर किया था, तो इससे क्या होगा कि वो वैक्यूल के अंदर की जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा साल्टी होगा, वो ज़्यादा हाइपरटोनिक होगा even as comparison of sea water. In this way water doesn't move out of the cell. Many sea grasses are included in this group. तो इस वजह से जो वाटर है वो सेल से मूव आउट नहीं कर सकेगा। तो many sea grasses are the best example of this plant, halophyte. Thank you.